सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार सैनी परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जो पेपर सेकंड है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जो एबीएसटी सेकंड के अंतर्गत आता है। पेपर को पढ़ने से पहले हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पर एक चर्चा डालते हैं। देखिए दोस्तों, आप 12th क्लास में पास आउट हैं। 12th क्लास पास आउट के बाद आपने जिस पैटर्न पर पेपर दिया है, अब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले आपने 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, वो कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, आपके पास 5 होंगी पूरे सिलेबस में। पूरा जो पेपर है उसमें 5 यूनिट होंगी और 5 यूनिट में से 2-2 प्रश्न आप लोगों के पास आएंगे, यानी कि प्रत्येक यूनिट में 2-2 प्रश्न होंगे। उनमें से एक प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 गुणा 20। ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा। यहाँ पर आपके पास राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहाँ पर 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का जो इनका डिज़ाइन है सिलेबस का, या इनके परीक्षा पैटर्न का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, इसको देखने से पहले, पेपर को देखने से पहले हम लोग जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उस पर एक नज़र डालते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्या सिलेबस हमको दिया गया है और पूरे वर्ष भर हमें क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। एबीएसटी सेकंड का ये पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और एबीएसटी फर्स्ट आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर फर्स्ट है एबीएसटी में। एबीएसटी क्या है दोस्तों, आप लोग 12th में इसको अकाउंट्स के नाम से पढ़ते थे, जैसे अकाउंट्स फर्स्ट और अकाउंट सेकंड। यहाँ पर भी ये अकाउंट्स फर्स्ट और अकाउंट्स सेकंड है। तो हम लोग बात करेंगे आज सेकंड पेपर की, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या व्यावसायिक सांख्यिकी की हम लोग। तो हम सिलेबस देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर अभी तक आपने परिष्कार वर्ल्ड का जो यूट्यूब चैनल है, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, और बेल आइकन को आप क्लिक करें। इसके अलावा हमारा जो चैनल है परिष्कार कॉलेज का जो चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं या आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनका मैसेज नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम लोग सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि 5 यूनिट आपके पास रहेगी। तो यूनिट फर्स्ट में क्या होगा आपके पास, देखिए सांख्यिकी का परिचय, कि स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है कि सांख्यिकी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, सांख्यिकी का विकास कैसे हुआ, सांख्यिकी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इसका स्कोप क्या है, सांख्यिकी का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ सांख्यिकी यूज हो रही है, और इसका दुरुपयोग, कि सांख्यिकी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, और इसकी लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि सांख्यिकी का परिचय, परिचय में क्या क्या है, सांख्यिकी का डेवलपमेंट, सांख्यिकी की परिभाषा, क्षेत्र, उपयोग, दुरुपयोग एवं सीमाएं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपके पास प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का संकलन, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। सन्निकटता, सन्निकटता का मतलब होता है एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन क्या है, और शुद्धता, एक्यूरेसी क्या है, और सांख्यिकी विभ्रम यानी कि स्टैटिस्टिकल एरर की हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। तीसरा टॉपिक है आपके पास समंकों का वर्गीकरण, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हो आप, और टैबुलेशन, जब भी हम कोई डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं उसके नेचर के हिसाब से, उसके बाद उसको एक टेबल में जमाने की फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टैबुलेशन। तो इसमें देखेंगे हम लोग अर्थ देखेंगे, टैबुलेशन का अर्थ क्या है और वर्गीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे, सरल एवं द्विगुणी सारणीयन, यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो आपके पास सारणी है टैबुलेशन है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। समंकों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो डेटा हमने एकत्रित किया है उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण, ओजाइव एवं हिस्टोग्राम,
ओजाइव कर्व दोस्तों जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको कि ओजाइव क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है। आपने मोड पढ़ा होगा, मोड को हिस्टोग्राम बोला जाता है। चलिए दोस्तों, ये इसका इंग्लिश रूप है यूनिट फर्स्ट का, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके। सेकंड यूनिट में आप लोगों के पास है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एवरेजेस, गणितीय माध्य, सरल एवं भारित, यानी कि सिंपल और वेटेड एवरेज क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है। सेकंड यूनिट में हमारे पास क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसमें क्या क्या है, गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेजेस, इसमें सरल और वेटेड दोनों हैं। ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपयोग एवं सीमाएं, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी, इसके क्या क्या यूज हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। दूसरी यूनिट में दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अपकिरण के माप क्या होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, यानी कि डायरेक्ट और रेलिवेंट। विस्तार पढ़ेंगे हम लोग, रेंज पढ़ेंगे, चतुर्थक विचलन पढ़ेंगे, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन पढ़ेंगे, प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, और कोवेरियंस विचरण गुणांक की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अपकिरण के माप का निर्वचन एवं उपयोग कि यानी कि मेजर ऑफ अपकिरण के जो माप हैं इनका उपयोग क्या क्या है और इनका जो निर्वचन है वो किस प्रकार किया जाता है। विषमता, स्क्यूनेस पढ़ेंगे इसी तीसरी यूनिट में हम लोग, और इसके विभिन्न माप, यानी कि विषमता के कई सारे माप होते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तीसरी यूनिट में। अब चौथी यूनिट की बात करते हैं हम लोग, सहसंबंध, कोरिलेशन। दो चरों के बीच में क्या संबंध है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि दो चरों के बीच में क्या संबंध है या किस प्रकार वो एक दूसरे से कोरिलेट है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे विषमता, विषमता के विभिन्न माप कि स्क्यूनेस के जितने भी माप हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, यानी कि कोरिलेशन पढ़ेंगे किसका, कार्ल पियर्सन का, कोरिलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन। इसके बाद जो कोरिलेशन हम लोग पढ़ेंगे स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे चौथी यूनिट में। संगामी विचलन रीति, कॉनकरेंट डिवीजन मेथड की हम लोग बात करेंगे। सरल रेखीय प्रतिगमन यानी कि लीनियर रिग्रेशन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चौथी यूनिट में दोस्तों। इसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे सूचकांक कि इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसके यूजेस क्या क्या है। सरल और भारित मूल्य सूचकांक यानी कि सिंपल और वेटेड एवरेज जो सूचकांक है उनको किस प्रकार बनाया जाता है, कौन कौन से मेथड से उनको बनाया जाता है। सरल एवं मूल्य अनुपात रीति, प्राइस रिलेटिव मेथड की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सूचकांक बनाने में क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं या क्या क्या कठिनाइयाँ हमें आती हैं उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फिर दोस्तों देखिए फिशर का आदर्श सूचकांक यानी कि फिशर का आइडियल इंडेक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आधार परिवर्तन यानी कि बेस शिफ्टिंग वाला पढ़ेंगे और उनका निर्वचन। बाइनोमियल न्यूटन अंतर्विधि, बाइनोमियल पढ़ेंगे और न्यूटन की अंतर्विधि पढ़ेंगे, और लांग्रेज विधि यानी लांग्रेज मेथड से किस प्रकार हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये 5 यूनिट हमारे सामने है। स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है हमारे पास, इस 5 यूनिट में मैं आप लोगों को बता चुका कि हर यूनिट में से आपके पास 2 प्रश्न होंगे अथवा में होंगे, 2 में से आपको 1 प्रश्न करना है, और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो है 20 मार्क्स का। यानी कि इस प्रकार कुल आपके पास 100 नंबर का पेपर रहेगा, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों के लिए रहेगी 36%, कि मिनिमम पास होने के लिए आपको 36% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी कि 2 यूनिट में से 1-1 प्रश्न आप लोगों को हल करना है, प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न करना है। ऐसा नहीं कि दोनों यूनिट एक यूनिट में से दोनों प्रश्न कर दिए। जो 5 यूनिट आपको दी गई है उन 5 यूनिट में से 1-1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के आपको आंसर देने। दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन अब आने वाला नहीं है। ये पहले था ये पैटर्न कि 2 और 4 मार्क्स का 40 नंबर का वेटेज होता था, और जो निबंधात्मक प्रश्न होते थे वो 3 होते थे, तो 60 मार्क्स का ये होता था। अब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब पैटर्न हो गया है 20x5 यानी कि 100 मार्क्स का ये पूरा आपका पेपर रहेगा। इसमें से 36 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। अब दोस्तों मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स
क्या है या स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता क्यों है या हम क्यों पढ़ें स्टैटिस्टिक्स को। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो है ही ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो ये 100 मार्क्स का पेपर आपके आ ही रहा है। इसके अलावा यदि आप एमकॉम करते हैं ABST से तो वहाँ पर भी आपके पास एक 100 नंबर का पेपर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से, जिसमें से 60 से 70 नंबर ये कवर करता है आपका ये पेपर। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल है। RPSC द्वारा जो स्कूल लेक्चरर का पेपर होता है कॉमर्स का, उसमें भी यहाँ से 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसमें भी 5 प्रश्न स्टैटिस्टिक्स के आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा RPSC में एक पोस्ट निकलती है ASO की, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की, वहाँ पर भी ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसी तरीके से RPSC में एक पोस्ट निकलती है SO की, स्टैटिकल ऑफिसर की, वहाँ पर भी पूरा का पूरा ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने एक पेपर लिया था संगणक का, उसमें ये पूरा का पूरा पेपर आपकी हेल्प करेगा, पूरा स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड था वो पेपर। इसी तरीके से अगर सुपरवाइजर का पेपर होता है या किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट का जो स्टैटिकल ऑफिसर या असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो पेपर होता है, उसमें स्टैटिक्स का पूरा पोर्शन ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इसके अलावा भी जैसे अगर आप अदर सेक्टर में जाते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं या अपनी कोई रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च वर्क में भी स्टैटिस्टिक्स आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लें कि इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें से पुरानी परीक्षाओं में या विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जो प्रश्न कुछ पूछे गए उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी का अर्थ लिखिए, ये पूछा गया राजस्थान यूनिवर्सिटी 1999 में। बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है, ये पूछा गया MDS 2014 में, यानी कि जो MDS यूनिवर्सिटी है उसमें 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा समंकों की 4 विशेषताएं बताइए। दोस्तों MDS यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा गया, JNVU में पूछा गया 2012 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007 और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों कितना फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है या ये जो स्टैट्स हम पढ़ रहे हैं, ये केवल राजस्थान विश्वविद्यालय में ही काम में नहीं आने वाली। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी पेपर दे रहे हो तो वहाँ भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सांख्यिकी की एक वचन के रूप में परिभाषा दीजिए। देखिए दोस्तों, MDS यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2011 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2001 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया। कितना फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। सांख्यिकी समंक संख्यात्मक तथ्य है, परंतु सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंक नहीं है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा संक्षेप में बताइए कि कौन से संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी समंक हैं। देखिए दोस्तों, कितनी बार कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007 में ये पूछा गया आपसे, MGSU में 2014 में पूछा गया, MDS यूनिवर्सिटी 1993, 1998, 2003 और 2009। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कोटा यूनिवर्सिटी 2013 में, उदयपुर यूनिवर्सिटी 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन आप लोगों से। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस प्रकार हमारे जीवन में स्टैटिस्टिक्स आई और इसका जो पहले यूज़ कैसे कैसे किया जाता था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए सांख्यिकी की उत्पत्ति की बात करते हैं कि ओरिजिन किस प्रकार हुआ, स्टैटिस्टिक्स हमारे जीवन में कैसे आई, किस प्रकार इसको एक विषय के रूप में परिभाषित किया गया या किस प्रकार ये एक विषय बन गया। देखिए उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं। प्रारंभ में सांख्यिकी का प्रयोग, जब स्टार्टिंग में जो था स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कौन करते थे, राजा महाराजा या जो शासक होता था, वो शासक राज्य की करारोपण एवं युद्ध संबंधी सामरिक शक्ति को जानने के लिए एवं भूमि के उपयोग एवं भूमि को मापने के लिए किया जाता था। दोस्तों जो शासक थे, जो राजा महाराजा थे, जो किंगडम्स थे, वो स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे कि मेरे पास कितनी युद्ध शक्ति है, मेरे पास कितनी सेनाएं हैं या मेरे पास कितनी भूमि है, उस पर लगान किस प्रकार इम्पोज किया जाए, उसका करारोपण किस प्रकार किया जाए। तो स्टैटिस्टिक्स को काम में लिया जाने लगा और स्टेट यानी राज्य से संबंधित होने के कारण ही इसका अंग्रेजी में क्या नाम पड़ा, स्टैटिस्टिक्स।
राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट। और स्टेट को किस काम में लिया जाता था? कि राज्य की जो करारोपण शक्ति है या युद्ध की जो नीतियां हैं, सामरिक शक्ति है, इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स को काम में लिया जाता था। तो राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट। और स्टेट होने के कारण ही इसका अंग्रेजी में क्या नाम पड़ गया? स्टैटिस्टिक्स का नाम पड़ गया। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि सांख्यिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शासकों द्वारा। शासक क्या काम में लिया करते थे सांख्यिकी को? कि अपनी राज्य की करारोपण, कि कैसे हम इन पर टैक्स इंपोज करें, किस हिसाब से टैक्स इंपोज करें, या मेरी युद्ध में क्या नीति रहेगी, मेरे पास कितनी सेना है, सेना का किस किस प्रकार में डिस्ट्रीब्यूशन करूं, और भूमि पर जो उपयोग है उसका यूज कितना हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है, या कितना अनयूटिलाइजेशन है। इस तरीके से भूमि को मापने के लिए किया जाता था। और राज्य से संबंधित होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया? स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमने बात की कि स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति शासकों से हुई है। अब देखिए दोस्तों, सांख्यिकी शब्दों का अन्य भाषाओं में नाम। दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स को इस भाषा में क्या कहा जाता है, या लैटिन में क्या कहा जाता है, या इटली में क्या कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सांख्यिकी के अन्य भाषाओं में नाम, यानी कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें सांख्यिकी को क्या क्या नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं अंग्रेजी का कौन सा शब्द है? स्टैटिस्टिक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं सांख्यिकी को? स्टैटिस्टिक्स। लेटिन भाषा में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को? स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस। लेटिन भाषा में क्या बोलते हैं? स्टेटस। अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स, लेटिन में स्टेटस। रोमन में स्टैटो। रोमन में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को? स्टैटो। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि रोमन भाषा में स्टैटिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। तो क्या कहते हैं? स्टैटो। जर्मन में क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को? स्टैटिस्टिका। अब देखिए दोस्तों, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर है सर गॉटफ्राइड आकेनवाल की। सबसे पहला काम स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने ही किया था 1749 ईस्वी में। जर्मनी के थे दोस्तों ये, और कौन थे ये? गणितज्ञ थे ये कौन थे? गणितज्ञ थे, गॉटफ्राइड आकेनवाल। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो प्रयोग किया था किन्होंने किया था? 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड आकेनवाल। दोस्तों इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का यूज ही इन्होंने किया था। और कब किया था इन्होंने? 1749 में। ये पिक्चर आप देख रहे हो सर गॉटफ्राइड आकेनवाल का है। इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स का नाम है इन्होंने ही दिया था 1749 में। दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गॉटफ्राइड आकेनवाल कौन थे, गणितज्ञ थे या वैज्ञानिक थे या इंजीनियर थे, कौन थे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, भारत में जो है अपन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। आंकड़े एकत्रित, यानी कि जो डेटा है, जो डेटा इकट्ठे करने के जो प्रमाण है वो कौटिल्य और मेगास्थनीज जो हैं उनके लेखों में भी ये प्रमाण मिले हैं कि भारत में भी डेटा इकट्ठा किया जाता था, आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। अब वो आंकड़े एकत्रित क्यों करते थे दोस्तों? हम पहले बात कर चुके कि शासक भूमि पर जो कर लगाना है, भूमि के उपयोग के बारे में, अपनी सामरिक शक्ति के बारे में, इन सब के बारे में यूज करने के लिए डेटा इकट्ठा किया करते थे। तो भारत में भी जो डेटा इकट्ठा करते थे उनके प्रमाण कहाँ मिले? कौटिल्य और मेगास्थनीज आदि के जो लेखे हैं उनमें भी इसका प्रमाण मिलता है कि इंडिया में भी डेटा इकट्ठा किया जाता था। अब देखो दोस्तों, सांख्यिकी एक ऐसा विषय है, सांख्यिकी का कोई भी विषय ऐसा है जिसमें निरंतर डेवलपमेंट होता रहता है। जो चीज़ें आज हैं वो कल नहीं रहेंगी, जो कल हैं वो परसों नहीं रहेंगी, यानी कि उनमें डेवलपमेंट होता रहेगा। तो इसी प्रकार सांख्यिकी का भी डेवलपमेंट हुआ। जब सांख्यिकी स्टार्टिंग में जब राजा महाराजा इकट्ठा किया करते थे डेटा, उससे लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाने लगा स्टैटिस्टिक्स को, तो एक डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन सी सदी में इसका डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस पर। देखो, राज्य संचालन एवं व्यवस्था हेतु, यानी कि राज्य को किस प्रकार चलाना है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार करनी है, राज्य का संचालन किस प्रकार करना है, प्रारंभ से 1500 ईस्वी तक, यानी कि ईसा से 1500 ईस्वी तक, स्टार्टिंग से 1500 ईस्वी तक किस काम में लेते थे स्टैटिस्टिक्स को? राज्य संचालन
एवं व्यवस्था हेतु, कि राज्य की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, इसका संचालन किस प्रकार करना है, राज्य को किस प्रकार चलाया जाए। तो लोग जो डेटा इकट्ठा करके उसके बेसिस पर देखते थे कि जो हमारे पास जो करारोपण से पैसा आ रहा है उसको प्रजा की भलाई में कितना लगाना है, किस प्रकार उसका यूज़ करना है, हमारी सामरिक शक्तियों पे कितना पैसा लगाना है, राज्य में क्या क्या कमियां हैं, तो वो सारा डेटा कलेक्ट करके उस व्यवस्था को चलाया जाता था। तो ये काम कब तक होने लगा? 1500 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद देखिए ज्योतिष शास्त्री द्वारा सांख्यिकी का प्रयोग, कि जो खगोल शास्त्री थे 1500 से 1600 ईस्वी में खगोल शास्त्री तारों, नक्षत्रों, ग्रहों की दशाओं आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी का यूज किया करते थे, कि ये ग्रह यहाँ पर है तो इसमें ये अभी कहाँ जाएगा, किस प्रकार पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है, या बृहस्पति सूर्य के किस प्रकार चक्कर लगाता है, या ये जो ग्रह हैं सारे, इनको ज्योतिष शास्त्री अपने प्रयोग में लिया करते थे। और ये कब लिया करते थे? 1500 से 1600 ईस्वी तक ये ज्योतिष शास्त्री द्वारा यूज में आने लगी स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद देखिए दोस्तों सामाजिक उद्देश्य हेतु सांख्यिकी का प्रयोग कब हुआ? 1600 से 1700 ईस्वी तक। 1600 से 1700 ईस्वी तक सामाजिक उद्देश्य हेतु सांख्यिकी का उपयोग, कि सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जो उद्देश्य हैं, कि किस प्रकार जल व्यवस्था करनी है, किस प्रकार सड़कों की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार रेलवे का नेटवर्क बिछाना है, जो भी सामाजिक सुविधाएं थी या सामाजिक जो भी सोशल उद्देश्य थे, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स यूज में की जाने लगी। अब स्टैटिस्टिक्स किस प्रकार यूज में की जाने लगी? डेटा इकट्ठा किया जाता था कि कहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, या कहाँ पर किन चीज़ों की अपव्यय हो रहा है, या कहाँ पर इसका सदुपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार सामाजिक उद्देश्य हेतु सांख्यिकी का यूज कब किया जाने लगा? 1600 से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद आगे चलते हैं सांख्यिकी के सिद्धांतों का सरलीकरण। दोस्तों जैसे जैसे सांख्यिकी का डेवलपमेंट हुआ, सांख्यिकी के सिद्धांतों का सरलीकरण हुआ। क्या है? यानी कि उनमें इजीनेस लाई गई, नए नए सिद्धांत आए, नए नए जो वैज्ञानिक है या जो सांख्यिक हैं उनका जन्म हुआ। कार्ल पियर्सन हुए, फिशर हुए, बर्नौली हुए, जेम्स बर्नौली हुए, इन सब का जन्म हुआ और इन्होंने इसको सिद्धांतों को थोड़ा इजी किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सांख्यिकी के सिद्धांत थे वो काफ़ी जटिल थे। यहाँ पर सांख्यिकी नई नई विधियाँ आई, नए नए मेथड्स आए, प्रतिचयन विधियाँ आई। इस तरीके से सांख्यिकी के सिद्धांतों का सरलीकरण कब हुआ? 1700 से 1800 ईस्वी में। नए नियमों का प्रतिपादन, दोस्तों 1800 से 19वीं ईस्वी में नए नए नियमों का प्रतिपादन हुआ। यहाँ पर कुछ सांख्यिक है जिनका ये समाज, ये दुनिया हमेशा ऋणी रहेगी, जैसे कार्ल पियर्सन हुए, फिशर हुए, जेम्स बर्नौली हुए, ये सब इन्होंने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यहाँ पर कोरिलेशन आ गया, आपके पास सहसंबंध की विधियाँ आ गई, मध्यका, चतुर्थक, ये सब इन सब वैज्ञानिकों ने मिलकर या इन सांख्यिकी ने मिलकर इनका डेवलपमेंट किया, नए नए नियम प्रतिपादित किए। फिशर का आइडियल इंडेक्स आ गया, यहाँ पर प्रतिचयन के मेथड आ गए, सैम्पलिंग के मेथड्स आ गए, नई नई विधियाँ आ गई यहाँ पर। तो ये कब आई? 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में, और नए नए यहाँ पर सांख्यिक जन्म लिया इन्होंने। सांख्यिकी विज्ञान का आधुनिक रूप, यानी कि जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स साइंस है, वो कब तक है? 1900 से अब तक। अभी भी दोस्तों इसमें डेवलपमेंट चल रहा है, अभी डेवलपमेंट रुका नहीं है और ये आगे भी चलता रहेगा, कि आधुनिक रूप में जो सांख्यिकी है वो 1900 लेकर अब तक, यानी स्टिल 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1900 से लेकर 2020 तक इसमें सांख्यिकी विज्ञान का आधुनिक मॉडर्न रूप हमारे सामने आया है। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई विधियाँ आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, हर सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स काम में ली जा रही है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सांख्यिकी के उपयोग एवं विकास। क्यों सांख्यिकी का विकास हो रहा है इतना, इसका यूज क्यों बढ़ रहा है, क्यों सांख्यिकी का हर सेक्टर में यूज हो रहा है आज? इसके दो रीजन है दोस्तों। पहला रीजन है बढ़ती हुई मांग। आज आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज़ की मांग बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। उस डिमांड को कैसे सप्लाई की जाए या किस प्रकार उसको बढ़ाया जाए? डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी। तो सांख्यिकी का यूज़ बढ़ गया कि कैसे कैसे डेटा इकट्ठा किया जाए, बढ़ती हुई मांग को कैसे कंट्रोल किया जाए या किस प्रकार उसकी सप्लाई की जाए। दूसरा जो रीजन है गिरती हुई लागत। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कि अगर हम
कोई चीज़ लार्ज स्केल पर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा गिरती है। तो मांग बढ़ी, मांग बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, डिमांड से सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई को बढ़ाया तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो कॉस्ट कम हो गई। आज लोग नए नए तरीके सोचते हैं कि कैसे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होनी चाहिए, कम से कम लागत पर मैं अच्छे से अच्छा माल समाज को उपलब्ध करवा सकूं। तो सांख्यिकी का जो डेवलपमेंट है वो इसी दिशा में हो रहा है कि बढ़ती हुई मांग है और दूसरा गिरती हुई लागत है कि इसकी कॉस्ट गिर रही है, इसलिए सांख्यिकी का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है। लोग नए नए तरीके लगाते हैं कि कैसे क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, कैसे सप्लाई को बढ़ाया जाए, इसकी कॉस्ट को और कैसे कम किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे रिडक्ट किया जा सकता है। तो सांख्यिकी का यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया और डेवलप हो गया, नई नई टेक्निक्स उभर कर हमारे सामने आई हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स की हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, सांख्यिकी की परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। अंग्रेजी के शब्द, दोस्तों मैं बता चुका आपको, अंग्रेजी के शब्द स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। 3 अर्थ होते हैं, आंकड़े या समंक एक ही बात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। एक अर्थ तो क्या हुआ इसका, डेटा, दूसरा सांख्यिकी और तीसरा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श को हम लोग बोलते हैं सैंपल। सैंपल का मतलब है कि अगर संपूर्ण चीज की जांच न करके उसका एक सैंपल लेकर अगर उसी की जांच कर ले और अगर वो सही पाया जाता है तो मतलब ये जो पूरा यूनिवर्स है वो बिल्कुल ठीक है, प्रतिदर्श इसको बोलते हैं। साधारणतः इन शब्दों का प्रयोग आंकड़ों के अर्थ में होता है, डेटा के अर्थ में ही प्रयोग होता है। इन सब तीनों शब्दों का प्रयोग क्या क्या है, एक तो समंक, सांख्यिकी और प्रतिदर्श। इन तीनों का यूज किस संदर्भ में होता है, आंकड़ों के संदर्भ में या डेटा के संदर्भ में। जैसे भारत में उत्पादन के आंकड़े की, भारत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, आपने डेटा कलेक्ट किया, जन्म मृत्यु के आंकड़े आदि। हम सभी लोग जानते हैं जनगणना जब हमारी होती है या जन्म मृत्यु के जो आंकड़े आपने एकत्रित किए वो सब क्या है, आंकड़े ही तो हैं। तो सांख्यिकी का अर्थ किस रूप में किया जाता है, आंकड़ों के संदर्भ में या डेटा के संदर्भ में। देखो, स्टैटिस्टिक्स शब्द का दूसरा अर्थ उन विधियों से है जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, उन मेथड से है, उन विधियों से है, वो मेथड्स हैं जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है कि आपने कौन कौन से मेथड्स लगाकर वो डेटा इकट्ठा किया है या उस डेटा पर आप कंक्लूजन निकाल रहे हो। जैसे आपने डेटा का कलेक्शन किया, क्लासिफिकेशन किया, उसको अलग अलग बांट दिया, टेबुलेशन किया, फिर उस पर एनालिसिस किया, तो ये सारी क्या है, ये विधियां हैं आपकी। सांख्यिकी के अर्थ को परिभाषित करने के लिए इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, फादर कामिक बुल्के, फादर कामिक बुल्के ने स्टैटिस्टिक्स को 2 भागों में बांटा। स्टैटिस्टिक्स शब्द है, उसके अर्थ को 2 भागों में बांटा, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, यानी कि बहुवचन और एक वचन के रूप में। फादर कामिक बुल्के ने 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया है। सांख्यिकी के अर्थ को किसने किया, फादर कामिक बुल्के ने 2 अर्थों में प्रयोग किया, एक बहुवचन और एक वचन के रूप में। देखिए दोस्तों, दोनों को देखते हैं हम लोग। बहुवचन के रूप में हम लोग बात करते हैं, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ किससे लिया जाता है, समंकों से। समंक क्या होते हैं, डेटा। किसमें लिया जाता है, बहुवचन के रूप में, यानी प्लूरल के रूप में। सांख्यिकी का अर्थ क्या है, डेटा से है। जैसे भारत में 1957, 61, 2011 की जनगणना 36 करोड़ थी, फिर 44, फिर 125 करोड़, ये डेटा ही तो है। तो ये किस अर्थ में यूज हुआ इसका, बहुवचन के रूप में। किस रूप में, डेटा के रूप में। किसने किया, फादर कामिक बुल्के ने 2 अर्थों में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया, जिसमें पहला है बहुवचन और बहुवचन में क्या है, डेटा या आंकड़ों के रूप में। अब एक वचन के रूप में क्या प्रयोग किया, देखो एक वचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य सांख्यिकी विधियों से है, वो मेथड्स हैं जिससे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो या डेटा का कंक्लूजन निकालो, जिसकी मदद से समंकों का संकलन, कलेक्शन किया आपने, एनालिसिस किया, निर्वचन किया और उसका निष्कर्ष निकाला आपने। तो एक वचन के रूप में क्या है, वो मेथड्स हैं जिन मेथड्स के द्वारा आप डेटा को इकट्ठा कर रहे हो और उस पर एनालिसिस कर रहे हो और उसका कंक्लूजन पर आप पहुंच रहे हो। तो सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकी के शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया। फादर कामिक बुल्के ने एक बहुवचन के रूप में और दूसरा एक वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में किससे अर्थ से है, डेटा से है, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी विधियों से है, मेथड से है।
चलिए दोस्तों, समंकों की विशेषताएं। अब जो डेटा हमने इकट्ठा किया है या डेटा जो हमारे पास है, उस डेटा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो सकती हैं डेटा की। देखिए दोस्तों, समंक तथ्यों के समूह होते हैं, यानी कि जो समंक होगा उसमें कई सारे तथ्य होंगे, एक सिंगुलर या अकेला डेटा समंक नहीं। जैसे यदि मैंने लिख दिया कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, ये केवल एक समंक है, एक डेटा है, इसमें कोई तथ्य नहीं। अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जबकि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या 10 करोड़ है, तो आप कंक्लूजन निकाल सकते थे कि भारत की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से ज़्यादा है। इसलिए समंक तथ्यों के समूह होते हैं। समंकों में कई सारे तथ्य होते हैं, एक अकेला तथ्य नहीं होता है। दूसरा, समंक संख्याओं में व्यक्त होते हैं, यानी कि जो डेटा है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, आपका न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि मोहन बुद्धिमान है, मोहन बुद्धिमान है। ये क्या है? ये तो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटिव नहीं है। तो डेटा कैसा होना चाहिए? क्वांटिटिव होना चाहिए, संख्याओं में व्यक्त होना चाहिए। मैं लिखता मोहन की ऊंचाई 2 मीटर है और सोहन की ऊंचाई 3 मीटर है, तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो। आप इससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मोहन बुद्धिमान है, क्योंकि ये क्वांटिटिव डेटा नहीं है। तो डेटा आपका कैसा होना चाहिए? क्वांटिटिव होना चाहिए। तीसरा, समंक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। डेटा जो है पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। उस देश की जलवायु या उस देश का जो माहौल है उसके हिसाब से डेटा भी आपका इफेक्टिव होता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी देश में बाढ़ आ रही है या पानी ज़्यादा हो रहा है, तो उस कारण से डेटा प्रभावित हो जाएगा, आपके पास डेटा प्रॉपर नहीं आएगा। या भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार वो डेटा आपके पास नहीं आएगा। डेटा की भी लिमिटेशंस है, तो वो इफेक्टिव करता है। संकलन गणना या अनुमान द्वारा हो। जो डेटा है वो या तो गणना कर लो आप, या फिर अनुमान, एस्टिमेशन। क्योंकि यहाँ पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो 100% शुद्धता तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक्यूरेसी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए भारत की जनगणना हुई, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ अनुमान द्वारा भी लिखा जा सकता है। मौसम का पूर्वानुमान आपने लगाया, तो क्या एग्जैक्ट थोड़ी हो सकता है वो? या तो आपने गणना की होगी या आपने एस्टिमेशन ही तो लगाया। तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया, मान लीजिए आपने कोई भविष्यवाणी की मौसम के लिए, तो वो अनुमान के द्वारा ही तो किया आपने, आप एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते ना। तो इसलिए जो संकलन है वो किसके द्वारा हो? या तो आप गणना करना पॉसिबल हो, एरिया छोटा हो, मान लीजिए बहुत वाइड एरिया में आपको सर्वे करना है, तब वहाँ थोड़ा अनुमान आपको लगाना पड़ेगा, आप एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकते। तो संकलन कैसा हो? या तो अनुमान द्वारा हो या गणना द्वारा हो। यथोचित शुद्धता का स्तर। देखिए दोस्तों, डेटा में शुद्धता का यथोचित स्तर होना चाहिए, यानी कि कई जगह या कई एरिया जैसे होते हैं वहाँ ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई जगह बिल्कुल शुद्धता की आवश्यकता हो सकती है। जैसे यदि हम किसी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं या किसी स्कूल का या किसी स्कूल के बच्चे का रिजल्ट बना रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि बाजार भावों की, तो आप उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, बाजार भाव एग्जैक्ट हो भी सकते हैं और भी हो सकते। तो शुद्धता का स्तर यथोचित, यानी कि जो उसको रिक्वायर है उसके हिसाब से हो सकता है, एग्जैक्ट हो या ना हो। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। दोस्तों, हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तो डेटा कलेक्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, वो उद्देश्य भी पहले से डिसाइडेड होता है कि आज अगर मैं मान लीजिए डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो डेटा को इकट्ठा करने से पहले उसका कोई ना कोई उद्देश्य पहले से डिसाइडेड होता है। समंकों का सुव्यवस्थित संकलन, कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। जो डेटा आपने इकट्ठा किया है, समंकों का सुव्यवस्थित संकलन बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये एक डेटा की विशेषताएं होती हैं। समंक परस्पर तुलना योग्य हो। मैं दोस्तों पहले भी बता चुका आपको कि एक अकेला समंक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास उसका कंपैरिजन नहीं है। यदि मैं ये कह दूं कि राम की आय 5,000 रुपये है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल लोगे आप? इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव
नहीं है। जबकि मैं यहाँ लिखूं राम की आय 5,000 रुपये है, जबकि मोहन की आय 7,000 रुपये है। तो अब दोस्तों इसमें आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मोहन की आय 5,000 रुपये और राम की आय 5,000 रुपये और मोहन की आय 7,000 रुपये। तो आप इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हो क्योंकि ये कंपैरेटिव हो गया। अब इससे क्या कंपैरिजन निकाला आपने कि मोहन राम से ज़्यादा पैसे कमाता है, तो ये कंक्लूजन निकला ना। ये कब निकला? जब ये कंपैरेटिव हुआ। तो समंग कैसा होना चाहिए? तुलना योग्य होना चाहिए, कंपैरिजन उसमें होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो भी डेफिनेशंस ये जो हमने बात की अभी विशेषताओं की, इन विशेषताओं की विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को समंग कहा जा सकता है जिसमें उपयुक्त वर्णित विशेषताएं विद्यमान हो। समंग किनको कहेंगे? जिसमें हमने ये जो व्यवस्था विशेषताओं की बात की उसी को हम समंग कहेंगे, बाकी हर चीज समंग नहीं है। अतः सभी सांख्यिकी समंग संख्यात्मक तथ्य हैं कि जो समंग है, जिसको आपने समंग की कैटेगरी में रख दिया, वो तो संख्यात्मक तथ्य है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संख्यात्मक तथ्य है वो समंग को, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संख्यात्मक तथ्य है वो समंग को। मैंने लिखा कि राम की आय 5,000 रुपये है, संख्यात्मक तथ्य है, लेकिन क्या ये समंग है? क्या ये समंग नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें तुलना नहीं है, इसमें सजातीयता नहीं है। तो यही कहना चाह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि जो उपयुक्त जो समंग है वो तो सभी संख्यात्मक तथ्य है, लेकिन जो संख्यात्मक तथ्य है सारे वो समंग नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थात ऐसे तथ्य जिनमें सजातीयता, होमोजीनियस, तुलनात्मकता, कंपैरिजन और संख्या के रूप में प्रस्तुत नहीं हो, समंग की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ कि जिन समंकों में सजातीयता ना हो, तुलनात्मकता नहीं हो और संख्या के रूप में व्यक्त नहीं हो, वो समंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग समंग का। यहाँ से राजस्थान विश्वविद्यालय में भी प्रश्न पूछा गया था कि निम्न को आप समंग कहेंगे या नहीं कहेंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग। निम्न समंग है या नहीं है, कारण सहित बताइए। अपने को रीजन भी बताना होगा। और समंग क्या होगा दोस्तों? जिसमें सहजातीयता हो यानी होमोजीनियस हो, तुलनात्मकता हो, कंपैरिजन हो और संख्या के रूप में व्यक्त हो, वही समंक होगा। इसके अलावा बाकी समंक नहीं होंगे। समंक मतलब डेटा। देखिए दोस्तों इलस्ट्रेशन देखिए। मोहन की लंबाई 1 मीटर है तथा कक्षा 10 में पढ़ता है। क्या ये समंक है? क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दूसरा इलस्ट्रेशन है सोहन, और दूसरा एग्जाम्पल है सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है। क्या ये समंक है? क्या? सोच कर देखो थोड़ा सा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखो, सजातीयता, तुलनात्मकता और संख्या। इन तीनों को ध्यान में रख के आप बताओ ये समंक है या नहीं है। सुरेश की आयु 65 वर्ष है। सोनू के सांख्यिकी में 60%, मोहित के 50% तथा अंकित के 40% अंक हैं। मोहन की आय 10,000 रुपये व राम के वे 15,000 रुपये हैं। अब हम एक एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हुए चलते हैं दोस्तों। विषय वस्तु, संख्यात्मक, 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, संख्यात्मक, तुलनीयता और सजातीयता। अब ये समंक है या नहीं है इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। मोहन की लंबाई 1 मीटर है। मोहन की लंबाई 1 मीटर है तथा कक्षा 10 में पढ़ता है। क्या संख्या में व्यक्त है? क्या ये बिल्कुल संख्या में व्यक्त है। ये तो संख्यात्मक वर्गीकरण तो है। क्या इसमें कंपैरिजन है? क्या? देखो दोस्तों, मोहन की लंबाई 1 मीटर है तथा कक्षा 10 में पढ़ता है, किसी से कंपेयर ही नहीं किया, तो इसमें कंपैरिजन नहीं है, यानी कि तुलनात्मकता नहीं है। सजातीयता है क्या इसमें? यहाँ पर ये बात कर रहा है लंबाई की और यहाँ बात कर रहा है कक्षा 10 में पढ़ता है, तो होमोजीनियस कहाँ है? सजातीयता नहीं है, इसलिए ये क्या समंक है? क्या ये समंक नहीं है। कारण तुलनीयता एवं सजातीयता का अभाव। केवल संख्या में व्यक्त है, केवल संख्या में व्यक्त है, लेकिन वो तीनों चीजें होनी चाहिए तभी ये समंक कहलाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। क्या संख्यात्मक है? क्या ये नहीं है।
संख्या में तो व्यक्त है ही नहीं ना। मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। क्या तुलना कर रहा है? क्या बिल्कुल तुलना कर रहा है। किसकी? मोहन की सोहन से तुलना कर रहा है। तुलनात्मकता तो है। सजातीयता है या नहीं है? सजातीयता भी है, क्योंकि दोनों में यहाँ भी बुद्धिमानी की बात कर रहा है और यहाँ भी बुद्धिमानी की बात कर रहा है। अब ये समंक है या नहीं है? समंक है या नहीं है बताओ? समंक नहीं है, क्योंकि संख्या में व्यक्त नहीं है। ये तीनों चीजें होंगी, ये तीनों होंगी तभी वो संख्यात्मक समंक होगा। तो ये समंक नहीं है, संख्यात्मक तथ्य नहीं है। दोस्तों हम बात कर चुके हैं संख्यात्मक तथ्य नहीं है, इसलिए ये समंक नहीं है। चलिए, सुरेश की आयु 65 वर्ष है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या संख्यात्मक है? क्या बिल्कुल 65 वर्ष है, तो संख्यात्मक तो है, ये संख्यात्मक आ गया। तुलना है क्या इसमें? ये किसी से कंपैरिजन ही नहीं कर रहा। इसने कह दिया सुरेश की आयु 65 वर्ष है, कहीं कंपैरिजन हुआ क्या? तो ये कंपैरिजन नहीं है। क्या सजातीयता है क्या इसमें? सजातीयता भी नहीं है, क्योंकि ये केवल खुद की बात कर रहा है और कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है ही नहीं। तुलनात्मक तुलनीयता व सजातीयता का अभाव है, इसलिए समंक नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोनू के सांख्यिकी में 60%, सोनू के सांख्यिकी में 60%, मोहित के 50% तथा अंकित के 40% अंक है। क्या संख्या में व्यक्त है? क्या बिल्कुल है, संख्या में व्यक्त है। तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है? देखो, मोनू की तुलना मोहित से हो रही है और मोहित की तुलना अंकित से हो रही है। सजातीयता है क्या इसमें? बिल्कुल होमोजीनियस है, क्योंकि तीनों की कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो ये क्या समंक है? बिल्कुल समंक है। रीजन, इसमें तीनों गुण है। तीनों गुण कौन से? संख्यात्मक, तुलनीयता और सजातीयता। तो जब ये तीनों गुण किसी डेटा में होंगे तभी वो डेटा कहलाएगा, अदरवाइज वो डेटा नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन की आय 10,000 रुपये है व राम के वे 15,000 रुपये। क्या संख्यात्मक वर्गीकरण है? क्या बिल्कुल संख्या में व्यक्त है, ये रही ना संख्या, संख्यात्मक वर्गीकरण। क्या तुलना कर रहा है क्या? ये सोचो थोड़ा सा, तुलना हो रही है क्या इसमें? मोहन की आय 10,000 रुपये है व राम के वे 15,000 रुपये। तुलना किससे हो रही है? तुलना हो रही है आपस में, दोनों की तुलना कर रहा है ना, व्यय में और आय और व्यय में तुलना कर रहा है। लेकिन इसमें सजातीयता नहीं है। सजातीयता क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पर तो बात कर रहा है इनकम की और यहाँ पर बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की, तो इसलिए इसमें सजातीयता का अभाव है। तो अगर ये यहाँ पर भी आय की बात करता कि राम की आय इतनी है, तो इसमें होमोजीनियस समानता होती, सजातीयता होती, इसलिए ये क्या है? समंक नहीं है। क्यों नहीं है? सजातीयता का अभाव है। तो दोस्तों इस इलस्ट्रेशन से आपने जाना होगा कि समंक क्या है या समंक को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक बार कि समंकों के लिए क्या होना चाहिए? संख्यात्मक होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए और सजातीयता होना चाहिए। समंक होने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी कोई डेटा आपका डेटा कहलाएगा, अदरवाइज वो डेटा नहीं है। अगर तीनों में से एक भी गुण का अभाव है तो वो डेटा नहीं होगा आपका। चलिए दोस्तों, अब ये दूसरा जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है। आप एनालिसिस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसमें सोचेंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखेंगे। गोविंद हरि से बुद्धिमान है। आप दिमाग लगाना तीनों चीज़ों पर, कौन कौन सी? संख्यात्मक, तुलनात्मक और सजातीयता। गोविंद हरि से बुद्धिमान है, आप दिमाग लगाओ इसमें। मोहित के लेखांकन में 26 तथा रोहित के लागत लेखांकन में 40 अंक है। मोहित के तो लेखांकन में 26 हैं और रोहित के लागत लेखांकन में कितने? 40 अंक हैं। दिमाग लगाओ। नरेंद्र की उम्र 35 वर्ष है तथा वह 10,000 रुपये मासिक कमाता है। नरेंद्र की उम्र कितनी है? 35 वर्ष है और वह कितने रुपए मासिक कमाता है? 10,000 रुपये मासिक कमाता है। सोनू की लंबाई 5 फीट है तथा गीता की लंबाई 4.5 फीट है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे रीजन सहित 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, संख्यात्मक तथ्य, सजातीयता और तुलनात्मकता। इन तीनों का इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप तीनों चीज़ों को देखो और अपनी नोटबुक में आप खुद लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क मान लीजिए आप। रोहित अपने व्यापार में 10% मुनाफा कमाता है और मोनू अपने व्यापार में 15% मुनाफा कमाता है। सोचो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो।
स्क्रीनशॉट लेके और अपनी नोटबुक में आप खुद लिखेंगे। गणेश अपने कपड़े के व्यापार से 5 लाख, चांदी के व्यापार से 7 लाख व लोहे के व्यापार से 6 लाख रुपए कमाता है। क्या ये समंक है क्या दोस्तों? आप देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको एक में सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। गणेश अपने कपड़े के व्यापार से 5 लाख रुपए। 3 चीजें देखनी है अपने को, संख्यात्मक तो है, ये 5 लाख लिखा हुआ है। चांदी के व्यापार से 7 लाख। दूसरी चीज क्या थी? तुलनात्मकता, तुलना भी है भाई। कपड़े के व्यापार से तो 5 लाख रुपए कमा रहा है, चांदी के व्यापार से 7 लाख रुपए कमा रहा है। कंपैरिजन हो गया ना कि इस बिजनेस से इस बिजनेस, और लोहे के व्यापार से 6 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये चीज फुलफिल हुई, संख्यात्मक तथ्य है, तुलनात्मक भी है। लेकिन क्या जो तीसरा गुण है सहजातीयता का, क्या वो है क्या इसमें? सोचो थोड़ा सा, है क्या वो? नहीं है, सहजातीयता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है चांदी के कपड़े के व्यापार की, और यहाँ पर बात कर रहा है चांदी के व्यापार की, और यहाँ पर बात कर रहा है लोहे के व्यापार की। यदि ये तीनों चीज़ों में एक ही व्यापार की बात करता तो ये संख्यात्मक समंक होता है। तो इसका मतलब ये समंक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सहजातीयता का अभाव है, इसलिए ये समंक नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो स्टैटिस्टिक्स का जो ये पहला इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने समझा होगा कि समंकों की क्या क्या, डेटा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और डेटा कौन सी चीज़ डेटा है और कौन सी चीज़ डेटा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालें ये चीज़ें, और ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे खुद। मैंने आपको दिया है काम के लिए, ये होमवर्क के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देखेंगे। और अब हम जो इसके आगे का जो चैप्टर है या इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक परिष्कार वर्ल्ड का जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को क्लिक करें। ये परिष्कार वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसमें कंपटीशन की क्लासेस चलती हैं, आप उन क्लासेस को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये हमारा परिष्कार कॉलेज का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है या जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे जो आने वाला टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।